हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना चैनल। गालिब का एक शेर है, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ये शेर क्यों सुनाया, इसकी वजह तो आप शायद जान ही चुके होंगे। पार्टीशन के बाद भारत ने अपनी तमाम तर तवज्जो गरीबी मिटाने और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने पर लगाई। अपनी गलतियों से सीखा, उनको सुधारा और बिलाखिर भारत एक राइट ट्रैक पर चल निकला। भारत का शुमार दुनिया के टॉप ग्रोइंग कंट्रीज में होने लगा और अब दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में शामिल है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। इसके साथ ही साथ दुनिया भर में भारत के स्किल्ड वर्कर्स आपको हर मुल्क में दिखाई देंगे। लेकिन पाकिस्तान भी भारत से पीछे नहीं है। वो कैसे, मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। 71 की जंग के बाद पाकिस्तान टूटा और मशरक वाला हिस्सा मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया और बाकी जो बचा वो कंगलादेश बन गया और कंगलादेश ने भिखारी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि आपको एक सच्ची खबर सुना रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते पाकिस्तान की सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज का इजलास हुआ और इस इजलास में सेक्रेटरी ओवरसीज ने कमेटी को बताया कि हमारे भिखारी सबसे ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। बाहर के मुल्कों में जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेक्रेटरी साहब ने मजीद कहा कि अब अरब मुल्कों के एम्बेसडर ने हमारे आगे हाथ जोड़ लिए हैं और कहते हैं कि हमारी जेलें पाकिस्तानी भिखारियों से भर गई हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब ये हमारे लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला बन चुका है। काबा, ईरान, इराक ज़ियारतों में जाने वाले ज़्यादातर जेब कतरे भी पाकिस्तानी ही होते हैं। भिखारी ज़्यादातर उम्रा या ज़ियारत का वीज़ा लेकर जाते हैं इन खलीजी ममालिक में। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान में मुल्तान एयरपोर्ट से सऊदीया जाने वाली फ़्लाइट से 16 लोगों को ऑफलोड कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि ये 16 लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, ये वहाँ जाकर भीख मांगते हैं, ठीक ठाक पैसा इकट्ठे करते हैं और फिर पाकिस्तान आ जाते हैं। फिर चंद महीने बाद फिर से भीख मांगने सऊदीया चले जाते हैं। पाकिस्तान की इन हरकतों से तंग आकर सऊदीया ने भीख मांगने पर पाबंदी लगा दी है। नेपाल पाकिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है और नेपाल आबादी के लिहाज से शायद 3 करोड़ से ज़्यादा ना हो, लेकिन नेपाल ने जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी वो अपने शहरियों के लिए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करना था। जापान ने कुछ साल पहले साउथ एशियन कंट्री से 3 लाख से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर मांगे। भारत ने 1.5 लाख, नेपाल ने 91,000 स्किल्ड वर्कर जापान भेजे। श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी कंट्रीब्यूट किया और पाकिस्तान से सिर्फ 200 लोग ही जापान गए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में स्किल्ड लोगों की कमी है। असल मसला ये है कि इन स्किल्ड लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 50,000 से ज़्यादा इंजीनियर बेरोजगार फिरते हैं। ना मुल्क से बाहर जाने के लिए उनके पास पैसे हैं और ना पाकिस्तान में सिफारिश के बगैर ढंग की कोई नौकरी मिलती है। आपको शायद ये बात मजाक लगे, लेकिन मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि अगर कोई जवान पाकिस्तान में ये कहता था कि मैं बेरोजगार हूँ तो हम लोग उसे कहते थे, अच्छा तू इंजीनियर होगा भाई। इकबाल तो अपने बेटे को नसीहत कर गए थे कि खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, लेकिन पाकिस्तानी अपने अल्लाह नबी की नहीं सुनते तो इकबाल की क्या खाक सुनेंगे। अल्लाह नबी की बात कर रहा था तो दरअसल अल्लाह और नबी दोनों ही माल मुफ्त पर यकीन रखते हैं। जंगों में लूट मार का 20% मोहम्मद साहब का होता था और बाकी 80% बाकी साथियों में डिवाइड कर दिया जाता था। रही बात अल्लाह की, तो अल्लाह मियाँ खुद मुसलमानों से सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 7 में मदद मांगते हैं कि तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह बाद में तुम्हारी मदद करेगा। जिसके अल्लाह और नबी ही भिखारी हो, उस कौम से क्या उम्मीद रखनी। किसी भी मुल्क के लोग जब दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वो अपने कंट्री के एम्बेसडर होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी किसी भी हरकत की वजह से अपने मुल्क का इमेज ख़राब ना करें। लेकिन पाकिस्तान का इमेज
کیا ہوتا ہے اس بات کی پرواہ پاکستانیوں کو ذرا بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی کبھی وہ کریں گے، کیونکہ ملک کا امیج تو پہلے ہی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کے سویلین حکمران ہوں یا فوجی، وہ بھی ایسا ہی ہے۔ ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی کلپ دکھاتا ہوں، یہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف سپیچ کر رہے ہیں۔ میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں یو اے ای کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ ہمارا جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ گرائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عمران خان کی جب حکومت ہٹائی گئی تو 13 پارٹیوں نے مل کر حکومت چلائی اور 16 مہینے یہ مقابلہ چلتا رہا کہ کون زیادہ سے زیادہ بھیک مانگ کر لاتا ہے، وزیر اعظم، آرمی چیف، یا اس وقت کے بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ تھے۔ آپ کو یہ مذاق لگتا ہوگا لیکن پاکستان میں فوج کے ترجمان، وزیر اعظم کے ترجمان اور وزارت خارجہ کے ترجمان آئے روز بڑے فخر کے ساتھ پریس کانفرنسز کر کے بتاتے تھے کہ چیف صاحب نے اتنی بھیک سیکیور کی، وزیر اعظم صاحب اتنی بھیک لے کر آئے، بلاول صاحب نے اتنی بھیک کے وعدے لیے۔ کوئی اور دیش ہوتا تو یہ سب کرنے والے ڈوب مرتے، لیکن پاکستان میں گنگا الٹی بہتی ہے۔ جن کاموں پر شرم آنے چاہیے ان کاموں پر یہ لوگ فخر کرتے ہیں۔ میرے کچھ پاکستانی دوستوں کو برا لگتا ہے جب ان کو بھکاری کہہ کر پکارتا ہوں، لیکن کیا کروں، اس بھکاری کے علاوہ میرے پاس کوئی اور ورڈ ہی نہیں ہے، اور میرے پاس ہر وجہ ہے ان کو بھکاری کہنے کی۔ اور ویسے بھی پاکستانی وہ قوم ہے جن کے مطابق سائنس جھوٹ ہے، مولوی سچے ہیں، زمین ساکن ہے، سورج گھوم رہا ہے، ارتغرل ڈرامہ ریالٹی ہے جبکہ کووڈ ڈرامہ تھا، عقل ان کی ٹخنوں میں ہے اور ٹخنے ان کے ننگے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ دھنیہ واد۔